न्यू दिल्ली डायलॉग जो संस्था है उसके संयोजक, बहुत ही कुशल अधिवक्ता एडवोकेट संजय कुमार जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर आएं और अपना संक्षिप्त स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। संजय जी। आज हमारे बीच देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी उपस्थित है और इससे भी बड़ी गर्व की बात हम लोगों के लिए ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया और वो कमेटी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष कश्यप से लेके हरीश साल्वे सरीखे सबसे फेमस लॉयर, वो सब इनके अधीन में काम किए और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट पेश किया। उसके बाद हमारे बीच प्रोफेसर योगेश सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के विजनरी वाइस चांसलर हैं, जिनके नेतृत्व में कई नए कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। फिर हमारी रमा मैम, जब ये कार्यक्रम को लेके हम रमा मैम से मिले तो रमा मैम को बोले कि मैम ये न्यू दिल्ली डायलॉग का कार्यक्रम है, इसमें कुछ ऐसे भी गेस्ट आएंगे जो करेंट गवर्नमेंट से थोड़े विचार में डिफ़र करते हैं और उनका एक अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैम ने कहा कि देखिए संजय जी, हंसराज कॉलेज एक बहुत लिबरल इंस्टीट्यूशन है और हम यहाँ हर एक तरह के व्यू, अगर वो लॉजिकल है और रीजनेबल है तो वो स्टूडेंट के पास जाना चाहिए और स्टूडेंट को तय करना चाहिए कि वो क्या मानना चाहते हैं, क्या नहीं मानना चाहते। फिर हमारी डीन मैम उपस्थित है लॉ फैकल्टी के, जिनके गाइडेंस में हम लोगों ने सब पीएचडी किया है और जिस तरीके से डीन मैम का हमेशा से जोर होता है कि आपके पीएचडी में नया क्या है और आपके थीसिस से इस समाज का क्या भला होगा, क्या रिलेवेंट होगा, चाहे वो फर्स्ट स्टेज का ड्राफ्टिंग हो, सेकेंड स्टेज का ड्राफ्टिंग हो, चाहे प्री सबमिशन, फाइनल सबमिशन, हमेशा डीन मैम का ये गाइडेंस हमेशा रहता है। फिर प्रोफेसर सत्यकेतु जी हैं, हमारे कई मित्र हैं जो इनके अंडर में पीएचडी किए हैं और हमेशा बोलते हैं कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है और सर का भी अप्रोच ऑलमोस्ट अंजू मैम के जैसा ही होता है कि आप पीएचडी के थीसिस में आखिर नया क्या कर रहे हैं, हाउ इट विल बी रिलेवेंट। तो न्यू दिल्ली डायलॉग का थोड़ा सा सफ़र के बारे में हम बताना चाहेंगे। जब हम प्रेसिडेंट सर के यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो सर के तरफ से, ऑफिस की तरफ से फ़ोन आया कि भाई हमने रायसीना डायलॉग तो सुना है, ये न्यू दिल्ली डायलॉग क्या होता है और क्या करोगे न्यू दिल्ली डायलॉग में तुम लोग। तो थोड़ा हम थोड़ा सा न्यू दिल्ली डायलॉग के बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमारा नाम है न्यू दिल्ली डायलॉग एंड द स्लोगन और टैगलाइन इज़ empowering the youth of emerging superpower. India is going to be an emerging superpower, we know that, but what will be the responsibility of India once we become superpower? तो हम देखते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखें कि ये जो वर्ल्ड है वो बायोपोलर हो गया। बायोपोलर कैसे हुआ? तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच पूरी तरीके से राजनीति बट गई। मीन्स यूएस ने एक तरफ नाटो खड़ा किया और यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट खड़ा किया। तो ये जो बायपोलर जो वर्ल्ड बना उसमें दो क्लियर विचारधारा था। ऑन वन हैंड यू हैड कैपिटलिज्म, ऑन द अदर हैंड यू हैड सोशलिज्म। लेकिन जब यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो फिर यूएस बिकेम सोल सुपर पावर। यूएस प्रमोटेड डेमोक्रेसी, यूएस प्रमोटेड कैपिटलिज्म, बट सम टाइम यूएस प्रमोटेड सेलेक्टिव डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। तो यूएस सोल सुपर पावर बना। लेकिन आप देखेंगे कि आफ्टर 2008 क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, द वर्ल्ड बिकेम इकोनॉमिकली मल्टीपोलर। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे इकोनॉमिकली मल्टीपोलर है, तो आपको पता होगा एक समय था कि G7 जो एलिट क्लास था डेवलप्ड कंट्री का, वो तय करते थे कि ग्लोबल ट्रेड मैनेजमेंट का डायरेक्शन हम तय करेंगे। लेकिन वो G7 का रोल अब G20 प्ले कर रहा है। आप लोगों ने देखे कि कैसे हमारे मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हम लोग ने हिस्टोरिकल G20 का एक जो है सो बेंचमार्क सेट किया, जिसमें ज्वाइंट कम्युनिटी हमने पेश किया। तो
वर्ल्ड इकोनॉमिकली मल्टीपोलर तो है, बट स्टिल देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन कि मिलिटरीली आज भी वर्ल्ड मल्टीपोलर नहीं है। तो उसमें एक सबसे अच्छा स्टेटमेंट आपको हम बताना चाहेंगे, वो है अभी करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल का एंटोनियो गुतरेस। उन्होंने कहा कि दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी मल्टीपोलर विदाउट एन एक्टिव ग्लोबल लीडरशिप ऑफ इंडिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक्टिव ग्लोबल लीडरशिप के बिना इंडिया का वर्ल्ड मल्टीपोलर हो ही नहीं सकता। उसका कारण है कि इंडिया डज नॉट मेक फ्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी एंड रिलीजन। मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स हैव बीन फॉट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी और रिलीजन। आप देखेंगे वियतनाम वॉर हुआ, आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। यूएस से कितना दूर है वियतनाम, लेकिन वो 7-8 साल तक वो लड़ाई करते रहे। आप देखेंगे देयर वाज वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, वॉर अगेंस्ट इराक। आप देखेंगे राइट नाउ यू हैव अ वॉर इन यूक्रेन, राइट नाउ यू हैव वॉर इन इजराइल एंड गाजा। It's all because of the ideology. For promoting particular ideology, they are fighting the war. But you have a country like India, जिसको आइडियोलॉजी और रिलीजन के बेसिस पे भी डोंट मेक आवर रिलेशन। हमारा रसिया के साथ भी अच्छा संबंध है, हमारा ईरान के साथ भी अच्छा संबंध है, हमारा सीरिया के साथ भी अच्छा संबंध है, और इन कंट्री को जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसको दुश्मन मानते हैं। दैट्स वाई मैनी टाइम इट हैज़ बीन सेड कि इंडिया कैन प्ले द रोल ऑफ पीस मेकर, India can play the role of bridge maker, and India can resolve the international crisis like Ukraine और ईरान। तो इस तरीके से through New Delhi dialogue we will take some international issues like relevance of non-alignment policy in today's multipolar world, like the role of India in maintaining international peace and security, like India's role in creating new economic world order। फिर हम लोग डोमेस्टिक इश्यूज भी उठाएंगे, और यहाँ सर हम लोग थोड़ा रायसीना डायलॉग से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि रायसीना डायलॉग जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज पे फोकस करती है। बट ए कंट्री कैन नेवर बिकम स्ट्रांग अनटिल एंड अनलेस वी आर इंटरनली स्ट्रांग एंड वी आर डोमेस्टिकली स्ट्रांग। तो वी विल ऑल्सो टेक अप इशू लाइक वन नेशन वन इलेक्शन, लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, लाइक अमेंडमेंट इन वक्फ बोर्ड। तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा? वी आर वेरी फार बिहाइंड फ्रॉम चाइना एंड यूएसए। चाइना और यूएसए बहुत इकोनॉमिकली और मिलिट्री हमसे आगे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि व्हेन वी आर नोन एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री माना जाता था नाटो के सदस्य को, सेकेंड वर्ल्ड वार्सो पैक्ट के सदस्य को, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री माने जाते थे। उस समय वी हैव गिवन द फिलॉसफी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का फिलॉसफी ये था कि दोज कंट्री हु डू नॉट वांट टू बिकम ईदर ऑफ द ब्लॉक, डोंट वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द ब्लॉक, दे कैन ज्वाइन नैम। और नैम का देखिए आज हम लोग, तो आज वैसा नैम तो रिलेवेंट नहीं है, बट स्टिल वी हैव ए 120 मेंबर्स अंडर द नैम। तो अगर हम बात करें आज 21st सेंचुरी का इंडिया का, तो वी आर हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑन दिस प्लैनेट इफ इंक्लूड आवर पैरामिलिट्री फोर्सेस। वी आर हैविंग 4th स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स, वी आर हैविंग 6th largest navy in this world. This is about the hard power. But when we talk about soft power, we have given the world's third biggest religion, Lord Buddha, to this world, Lord Mahavira to this world, and recently we have given Mahatma Gandhi to this world. Yoga, Ayurveda, these are our soft power. So when we talk about soft power and hard power, so I will just tell you the simple story of Swami Vivekanand ji. ऐसा हुआ कि जब शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बन चुके थे। तो वो जब देश में आए तो उनको लोगों ने बोला, लाखों लाख लोग उनसे सुनने आते थे, तो उनको लोगों ने बोला कि स्वामी जी आप इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, आप देश की आज़ादी में भाग लेके क्यों नहीं देश को स्वतंत्र करवा देते हैं? तो स्वामी जी ने बोला उनको कि कौन लोग हैं जो स्वतंत्रता चाहते हैं, पहले उन लोगों को आप तैयार कीजिए, जिस दिन वो लोग तैयार हो जाएंगे स्वतंत्रता अपने आप आ जाएगी। आज अगर आपको हम स्वतंत्रता दिला देते हैं तो क्या गारंटी है कि आप उसको सुरक्षित रख पाएंगे? सो यू हैव टू प्रिपेयर आवर यंग जनरेशन एंड आवर यंग स्टूडेंट्स। तो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू दिल्ली डायलॉग, टू प्रिपेयर आवर यंग जनरेशन बाय इनकलकेटिंग ए ग्लोबल आउटलुक and international perspective. That's why we have a theme, New Delhi Dialogue, and tagline and slogan is empowering the youth of emerging superpower. Thank you.
धन्यवाद संजय जी का उनके इस ऊर्जावान वक्तव्य के लिए और नई दिल्ली डायलॉग क्या है ये भी स्पष्ट करने के लिए।